नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फुस्ट बिहार झारखंड। 13 मई का वो दिन है जिस दिन बिहार के 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाला है। बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और दरभंगा, ये 5 लोकसभा सीट है। बाकी तमाम लोकसभा सीट की हमने पूरी जानकारी आपको दी है, लेकिन आज हम आपको उजियारपुर के बारे में बताएंगे। वो उजियारपुर जहां पर 2014 में नित्यानंद ने कमल खिलाया और उसके बाद अब 2024 में फिर से तीसरी बार कमल खिलाने की पूरी फिराक में है, पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजद के आलोक मेहता है। इन दोनों का आमना-सामना का टक्कर है। उजियारपुर वो धरती है जहां पर लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मेरे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज 12 तारीख का दिन और 13 तारीख को चुनाव है। ठीक एक दिन पहले उजियारपुर का राजनीतिक गणित क्या कुछ है? क्या कह रहा है उजियारपुर सर? क्या माहौल लग रहा है आपको? आप उजियारपुर का माहौल भी बिहार के जो बाकी 39 लोकसभा क्षेत्र हैं उससे कुछ अलग नहीं है। जी। वहाँ भी एक तरह से कहें तो ये अग्नि परीक्षा सिर्फ वहाँ भाजपा की नहीं है। ये अग्नि परीक्षा वहाँ एनडीए गठबंधन की है। वहाँ प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दांव पर लगी है। वहाँ पर प्रतिष्ठा गृह मंत्री अमित शाह की दांव पर लगी है। तो उजियारपुर का भी चुनाव क्षेत्र या उसका भी जो चुनावी मैदान है वो बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों से अलग नहीं है। वहाँ भी जातीय गोलबंदी के काउंटर में वहाँ पर धार्मिक उन्माद की बात हो रही है। वहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। आप देखिए नेहा, एक चीज़ को स्पष्ट कर दें कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ये आकर जिस तरह का यहाँ नैरेटिव सेट कर रहे हैं बिहार में, उससे लग रहा है कि इस बार का चुनाव किसी अलग तरह की पिच पर खेला जा रहा है। जी। क्योंकि अब तक हमने भाजपा को जो पिछला 2 चुनाव लड़ते देखा था, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जब भाजपा आई, और 2014 का जो हमने चुनाव देखा था, उसके बाद फिर हमने 2019 का भी चुनाव देखा। तो उन दोनों चुनाव से ये 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग लग रहा है। यहाँ इस चुनाव में नेताओं की भाषा बदली हुई है। इस चुनाव में जो कहते हैं कि चाहे वो जातीय गोलबंदी कहिए या सांप्रदायिक गोलबंदी कहिए, वो बिल्कुल चरम पर है। ऐसे में अगर कहें कि वहाँ नित्यानंद राय जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, डिप्टी हैं इस समय अमित शाह के, तो उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे प्रधानमंत्री भी समस्तीपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। अमित शाह भी पिछले दिनों गए थे और उन्होंने भी नित्यानंद राय के समर्थन में अपनी चुनावी सभा की थी। तो हम जो वहाँ पर जिस तरह का नैरेटिव सेट किए अमित शाह ने, जिन्होंने जो वहाँ बातें कही मंच से, हम उसकी थोड़ी सी याद दिलाना चाहते हैं। अमित शाह नित्यानंद राय की तारीफ तो किए ही, उनको अपना सबसे गहरा करीबी दोस्त तक बताया। उसके बाद अमित शाह ने एक बात और कर दी। अमित शाह का चुनाव क्षेत्र गुजरात में है, अहमदाबाद में, और वहाँ की तुलना अमित शाह ने उजियारपुर से की। और अमित शाह ने वहाँ पर लोगों से यह भी कह दिया कि गृह राज्य मंत्री रहते हुए नित्यानंद राय ने उजियारपुर के लिए जितना काम किया है, उतना काम तो हम अपने चुनाव क्षेत्र के लिए भी नहीं कर पाए हैं। तो इससे ये सेट होता है कि कहाँ अहमदाबाद की चकाचौंध और कहाँ उजियारपुर बिहार का। तो इससे भी सेट होता है कि वो अमित शाह आए थे नित्यानंद राय के समर्थन में, और उनके लिए एक क्या कहते हैं उसको, चुनावी हवा बनाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। लेकिन जो वस्तु स्थिति जो वहाँ भी दिख रही है, वो बिहार के और जो लोकसभा क्षेत्र हैं, कल 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा, तो वो जो वहाँ का जो राजनीतिक मिजाज है, वो कोई मुंगेर या बेगूसराय या दरभंगा या समस्तीपुर से वो अलग नहीं है। वह भी है, वहाँ भी जन समस्याएं हैं, वहाँ भी विकास की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार कुछ दिख नहीं रहा है विकास की बात। और जातीय गोलबंदी और फिर कहें वो हिंदू मुसलमान के बीच का जो खाई है, उसको ये दोनों वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उजियारपुर में जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने नित्यानंद को अपना करीबी दोस्त बताया। अहमदाबाद से उजियारपुर की तुलना की गई, लेकिन इन सब के बावजूद जब हम उजियारपुर की बात करते हैं, तो बाकी लोकसभा सीट, अगर 39 लोकसभा सीट की बात की जाए, तो इस बार का मुकाबला जो है, इस बार के चुनाव में एनडीए 2019 की तरह नहीं है। बिल्कुल मामला 2019 की तरह ना तो मोदी लहर है उस तरीके का, हम जिस लोकसभा सीट पर घूम कर आए हैं, इस बार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मोदी लहर है। हालाँकि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मोदी लहर है ही नहीं, है, बिल्कुल है। इसके अलावा 2019 की तरह बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग जवाब माँग रहे हैं आपसे कि आपने 5 सालों में काम क्या किया है। जातीय समीकरण भी है, लेकिन हम उजियारपुर के अब जातीय समीकरण पर बात करेंगे। यादव की संख्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। दूसरी तरफ जो है वो आलोक मेहता है, राजद के आलोक मेहता। क्या लग रहा है वहाँ का जातीय समीकरण? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ सबसे ज़्यादा वोट जो है वो यादव यादव की है। जाति से है, और यादव जाति की वोट वहाँ करीब 3.25 लाख वोट है यादव की। इसके अलावा जो वहाँ जो चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं या जो मतदाता हैं, उसमें जो दूसरा नंबर आता है, वो आता है अगड़ी जातियों का। अगड़ी जातियों में वहाँ मैथिल ब्राह्मण की भी अच्छी खासी संख्या है, भूमिहार मतदाता भी हैं, वहाँ राजपूत मतदाता भी हैं। तो अगर जो कहा जाता है कि अगड़ी जातियां भी एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में मतदान करती हैं, लेकिन इस बार का जो नज़ारा है कि बेशक नित्यानंद राय पिछला 2 चुनाव 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार हैट्रिक लगाने की फिराक में है वो। लेकिन नित्यानंद राय जब वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वहाँ यादवों की एक गुलबंदी उनके पक्ष में साफ दिखाई देती थी, और यादवों ने एकजुट होकर तब 2014 में भी और 2019 में भी एकजुट होकर उनको वोट दिया था। लेकिन इस बार जो है वो यादव का के मतदाता जो हैं वो भी थोड़े बटे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो वहाँ लालू के इम्पैक्ट से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि लालू प्रसाद का वहाँ प्रभाव है। दूसरी बात, आलोक मेहता हैं कौन? आलोक मेहता लालू जी के पुराने सहयोगी रहे, तुलसीदास मेहता के पुत्र हैं। वो तुलसीदास मेहता लालू के कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके थे, फिर राबड़ी देवी के भी मंत्री के उसमें कैबिनेट में भी वो मंत्री थे। तो ये जो आलोक मेहता के परिवार का और लालू जी के परिवार का ये कोई नया साथ नहीं है, ये लोग पहले से ही ये राजनीति में रहे हैं, और तुलसीदास मेहता आरजेडी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। तो ऐसे में इस बार जो है यादव वोट वो थोड़ा सा एनडीए से छिटकता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात है कि जितनी बार बिहार आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या फिर और कहें भाजपा के और कद्दावर नेता जितनी बार बिहार आकर के इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पर वो सेट करने जा रहे हैं, उतना ही एक खास तबका जो है बिहार का, वो है मुस्लिम तबका। मुस्लिम तबका वो ज़्यादा यूनाइट होता जा रहा है। पिछली बार जो भी वोटों का बिखराव हुआ होगा मुसलमान वोटों का, लेकिन इस बार कहीं वो उस तरह का बिखराव नज़र नहीं आ रहा है। वो एकजुट होकर के उसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जो कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट को और ख़ास करके भाजपा के कैंडिडेट को हराने का सामर्थ्य रखता है। तो इस बार मुस्लिम वोटरों में भी कोई बिखराव नहीं दिख रहा है। रही बात कि आलोक मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं, तो इस बार कुशवाहा जो वोट है, कुशवाहा वोट बैंक भी जो है वो भी थोड़ा भाजपा से खास करके थोड़ा छिटका हुआ नजर आ रहा है। वो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो खुद कुशवाहा समाज से आते हैं। तो ऐसे में अगर कुशवाहा मतदाता और कुछ यादव का वोट अगर वो टूटता है एनडीए से, तो कहें कि इस बार नित्यानंद राय की मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई हैं, और हो सकता है कि उनके हैट्रिक पूरा करने का उजियारपुर से का जो सपना है उनका वो पूरा ना हो पाए। बिल्कुल शायद दर्शकों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि 2019 में नित्यानंद राय बड़े मार्जिन से जीते थे, लगभग 3 लाख के आसपास का मार्जिन था। 2024 में ये कैसे हो सकता है कि मार्जिन कम हो जाए या फिर उनके लिए मुश्किल भरा ये दौर हो 2024 का चुनाव। तो 2019 की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे। लालू प्रसाद यादव का वैसा भी नहीं था कि लालू प्रसाद यादव ने अपना
अपनी गोलबंदी की हो जातीय समीकरण पर, यादवों की यादव एमवाई समीकरण अब तक हम यही मान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ है। तो ये भी इस बार बड़ा मुद्दा है कि एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव का है, कुशवाहा कैंडिडेट है वहां पर, और नित्यानंद राय की तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। यही वजह है कि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इस वजह से अमित शाह जब आए उजियारपुर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नित्यानंद राय मेरे करीबी दोस्त है, इतना विकास तो मैंने अहमदाबाद में भी नहीं किया, उतना विकास उन्होंने उजियारपुर में किया है गृहराज मंत्री होते हुए। ये तमाम बातें हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। 2024 के चुनाव में एक तरफ आलोक मेहता, दूसरी तरफ नित्यानंद राय। जातीय समीकरण पर हमने बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले हम ये बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आखिर कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोनों दावेदार को। इस बार 2024 के मुकाबले कितना मुश्किल भरा है या फिर क्या है? देखिए, 2 बार किसी भी संसदीय क्षेत्र से जब कोई भी राजनेता जब 2 बार सांसद चुना जाता है तो वहाँ की जनता की उम्मीदें जो हैं उससे काफ़ी बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात हम लोगों ने जो इस बार उजियारपुर में देखा है कि वहाँ आम मतदाताओं में नित्यानंद राय की उपलब्धता को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। वहाँ के आम मतदाता बोलते हैं कि जब वो सांसद थे, जब 2014 में वो जब सिर्फ सांसद थे तो वो लोगों से मिलते-जुलते भी थे, वहाँ पर हम अपना काम कराने भी जाते थे। ठीक है, काम होता था, नहीं होता था, लेकिन कम से उनसे उनके दर्शन होते थे और उनसे हमारी मुलाकात होती थी। लेकिन 2019 के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, या कोरोना का भी एक लंबा पीरियड था जो लोग आपस में मिलना जुलना छोड़ चुके थे, तो उसके कारण कि इस बार नित्यानंद राय अपने मतदाताओं से बिल्कुल कटे हुए दिख रहे हैं। और मतदाताओं की सबसे बड़ी नाराजगी यही है कि नित्यानंद राय हम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। हम लोगों से उनकी न तो हमारे पास आते हैं किसी भी मौके पर, होता है ना गांव में या अपने चुनाव क्षेत्र में, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ श्राद्ध है, किसी के यहाँ कोई भी इस तरह का ओकेजन होता है, तो सांसद होते हैं वो इसको अपना एक पीआर का, पब्लिक रिलेशन का एक माध्यम समझते हैं। लेकिन नित्यानंद राय का इस मामले में इस बार थोड़ी कमजोरी उनकी साफ नजर आ रही है। रही बात आलोक मेहता की, तो आलोक मेहता पहले भी सांसद रह चुके हैं और वो जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार थी उसमें वो मंत्री भी थे, तो आलोक मेहता भी वहाँ के एक जाने पहचाने चेहरे हैं। तो इसको लेकर के आलोक मेहता की तरफ थोड़ी सी झुकाव दिख रही है। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि एक वर्ग ऐसा भी है वहाँ इस चुनाव में जो बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, वो वर्ग है वो जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की योजनाओं से जो वर्ग लाभान्वित हो रहा है। इसमें अति पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग है। वो वर्ग अगर जिसको 5 किलो अनाज का लाभ मिल रहा है, जिसको उज्ज्वला कार्ड, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, या फिर जिसको आयुष्मान कार्ड बना है और इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, वो तो वहाँ एकजुट दिख रहे हैं। वो ऐसी नहीं है कि एकदम उल्टी हवा चल रही है और नित्यानंद राय कहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक वर्ग वो भी है जो इस चुनाव को थोड़ा बैलेंस कर रहा है। हम अगर एक लाइन में कहना चाहें तो वहाँ कांटे का मुकाबला है और चुनावी नतीजा किसी के भी पक्ष में आ सकता है, चाहे वो आलोक मेहता के पक्ष में आए या फिर नित्यानंद राय के पक्ष में आए। खैर, देखना दिलचस्प होगा। हम 5 किलो अनाज की बात कर रहे थे। जिस जिस लोकसभा सीट पर जा रहे हैं, खासकर दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, जिनके पास, जो लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों के बीच 5 किलो अनाज बड़ा मुद्दा है। कोरोना के समय ये शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको 5 किलो अनाज, पर व्यक्ति 5 किलो अनाज का ऐलान किया और अब तक जारी है। 2024 के चुनाव में 5 किलो अनाज बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है। बिल्कुल, इस मुद्दे के साथ ये तो एक मुद्दा है जो लाभान्वितों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा यह भी है कि हमारे पूरे 40 लोकसभा क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है बेरोजगारी का, रोजगार का, सरकारी नौकरियों का। तो वो लोग अब तो गांव-गांव में सवाल पूछ रहे हैं कि रेलवे में क्यों भर्तियां बंद हो गई। रेलवे एक बहुत बड़ा मतलब एम्प्लॉयर था, वो उससे लाखों लोगों की नौकरी
मिलती थी, तो रेलवे में नौकरियां बंद हो गई और इस तरह के जो भी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर नौकरियों का टोटा हो गया है। तो लोग इस बार नौकरी की भी बात कर रहे हैं और तो और वो प्रत्याशी से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब जीत जाइएगा तो फिर हमारे रोजगार के बारे में आप क्या सोचते हैं। हालांकि इस तरह से एनडीए के नेताओं की तरफ से तो इस तरह का कोई जवाब भी अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव या फिर मुकेश सहनी जो लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, बिहार में काफ़ी वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं इस समय। वो अपने हर चुनावी सभा में रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा और इस तरह के मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी एनडीए की तरफ बात करें और हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के नेता किसी भी उस तरह के चुनावी मुद्दे पर अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है और जब न तब जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं या केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आते हैं तो उनका कोई ना कोई एक मुद्दा खोज कर चले जाते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र का मुद्दा हो, चाहे आपके 2 भैंस में से 1 भैंस लेने का मुद्दा हो, आपके एक घर से दूसरा घर लेकर के मुसलमानों को दे देने का मुद्दा हो। और आज तो आप देख रही हैं कि अब गिरिराज सिंह को बेगूसराय में, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो देश के, उनको आज मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उनको याद आ रहा है कि वो हर बुर्के की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि इससे कहीं बोगस वोटिंग न करे, कोई बुर्का ओढ़ कर जाकर मेरा मतदान न मेरे खिलाफ कर दे। तो इस तरह के मुद्दों को वो हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वो चुनाव को लाना चाह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को बिहार की जनता और उजियारपुर की जनता क्या वो हिंदू मुस्लिम के चुनावी मुद्दे पर वोट देती है या फिर बिहार के विकास पर, या जो आज हम मुद्दे की रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर बिहार की जनता वोट देती है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, देखना तो दिलचस्प होगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम के बयान से पीछे नहीं हटते, प्रमुखता से बात रखते हैं अपनी। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से, हर जनसभा से यही कहते हैं कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए, हम इस बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे लिए सब समान है। लेकिन बीजेपी नेता का बड़ा प्रमुखता से बयान आता है मुसलमानों को लेकर के, ऐसे आपत्तिजनक बयान आते हैं जिससे शायद आपका मुस्लिम वोट बैंक हड़क सकता है। बिल्कुल, और मैं एक बात और कहूंगा कि इस बार के चुनाव में जो एक गठबंधन के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन दिखा था 2019 के चुनाव में कहें तो वो जो गठबंधन के घटक दलों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, मैं सीधा बात कर रहा हूँ, जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच का जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, उनके भी आपसी तालमेल होते हैं, तो वो तालमेल भी इस बार उजियारपुर में तो कम से कम नहीं दिख रहा है। तो अब जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी वो तो जनता मालिक है, जनता बताएगी कि वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। लेकिन एक चुनाव को अपने एजेंडे पर बरकरार रखने की जो मुहिम होती है, उसमें इस बार साफ दिख रहा है कि भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच की दूरियां एनडीए की मुसीबत बढ़ाने वाली दिख रही हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा। 13 तारीख का वो दिन है जिस दिन मतदान है और उसके ठीक एक दिन पहले हम आपको बता रहे हैं कि उजियारपुर का मिजाज क्या है, नित्यानंद के लिए उजियारपुर कितना तैयार है, या फिर 2019 की तरह 2024 है या फिर नहीं। बिल्कुल मुसीबतें बड़ी है, मुश्किल भरा है, क्योंकि 2019 और 2024 में फर्क है। और 2024 में एंटी इनकम्बेंसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान, अमित शाह के बयान और इसके अलावा दूसरी तरफ आलोक मेहता का चुनावी मैदान में उतरना, इन तमाम चीजों को देखकर हमने आपको पूरा विवरण दिया है। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।